स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर गुरु में एक बार फिर से। और आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग से संबंधित एक शब्दावली की, और उससे अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने बैंकिंग से रिलेटेड देखी हैं, यानी कि हमारे भूत में वर्तमान में जो इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके संबंध में हम थोड़े से आज चर्चा करके देखें। तो जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग का बेसिकली ये जो वर्ड था वो एक टाइम इस्तेमाल किया गया था। ये था 1157 1157। ये बैंकिंग वर्ड जो था ये यूज हुआ था, कहाँ पे यूज हुआ था? ये इटली में यूज किया गया था। इटली में जब बैंक ऑफ वेनिस बना था, जो उस टाइम फर्स्ट टाइम ये आपका वर्ड यूज हुआ था, बैंक ऑफ वेनिस के नाम। तो ये इटली के अंदर यूज हुआ था वर्ड बैंकिंग। और अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कब बैंकिंग की शुरुआत हुई, तो भारत में जो बैंकिंग की शुरुआत हुई थी वो कहा जाता है कि कोलकाता में 1770 में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था उस टाइम पे, वो देश का पहला बैंक जिसको हम कहते हैं कि वो हुआ था। और ये बैंक कब तक रहा हमारा? 1832 तक चला। तो ये एक बैंक था जो हमारा स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और एक दूसरा बैंक भी आया था उस टाइम पे, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो ये थोड़े से टर्म्स हैं जो हमें याद रखना होते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी आपसे इंटरव्यू में या पूछा जा सकता है कि कब था, कब बंद हुआ। इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और उसके बाद जो दूसरा एक और बैंक था वो था बैंक ऑफ इंडिया। तो उस टाइम में कहा जाता था, ये भी अब बंद हो चुका है। ये जो करंट टाइम में आप बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, इसका इससे संबंध नहीं है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था, जो आपका 1786 ईस्वी में आया था, और ये भी बंद हो गया 1791। तो जो इनिशियल बैंकिंग डेज थे वो भारत के इनिशियल बैंकिंग डेज जिनको हम कहते हैं वो इस तरीके वाले। बाद आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इसको। ओके। तो ये हमारा जब इनिशियल बैंकिंग की, या कह सकते हैं जो बैंकिंग का हमारा इतिहास था उसके अंदर जो शुरुआत हुई है, वो इस तरह से कुछ हमारे बैंक की शुरुआत हुई थी भारत में बैंकिंग। उसके बाद जब हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे बैंक चल रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको सबसे पहले का हम बैंक भी कहते हैं। इसके अलावा एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो हमारा 1770 से आया था, फिर उसके बाद वो बंद हो गया 1832 के बाद। उसके बाद जो है काफ़ी सारी रिसर्च हुई और कई सारी कंपनियों उस टाइम पे थी, जैसे एक अलेक्जेंडर एंड कंपनी जिसने स्टार्ट किया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन उसके बंद होने के बाद फिर ब्रिटिश शासन हमारे देश में आ चुका था पूरी तरह से। और ब्रिटिश शासन ने जो बैंक स्थापित किया बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से, वो था बैंक ऑफ कोलकाता, जिसको हम कहते हैं बैंक ऑफ, बेसिकली कलकत्ता था ये उस टाइम का। आज की रेट में से कोलकाता कहा जाता है, मगर जो उस टाइम बैंक आया था वो बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। तो बैंक ऑफ कलकत्ता, या जिसको बैंक ऑफ बंगाल भी कहते हैं बाद में। और जब इसको चार्टर मिल गया, ये हमारा बैंक ऑफ कोलकाता आया था 2 जून 1806 ईस्वी। 2 जून 1800। उसके बाद जब ये बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई, उसको बाद में चार्टर मिला 2 जनवरी 1809 में। और इसको बैंक ऑफ बंगाल नाम दे दिया, यानी ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता था उस टाइम पे, इसको दे दिया गया बैंक ऑफ बंगाल कह दिया। तो बैंक ऑफ कलकत्ता जो था हमारा बैंक ऑफ बंगाल बन गया उसके बाद। थोड़ा सा बैंक ऑफ बंगाल के बाद, और जो ये जो बैंक था इसी की जर्नी आज चलते हुए हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल चुकी। स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया। तो जो बैंक ऑफ बंगाल उस टाइम का था वो हमारा आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाना है। लेकिन इसके बीच में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई, तो भी ज़रा से एक बार समझते हुए चलते हैं क्या उसके बाद क्या चेंजेस आए इन जो स्टेट बैंक की, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, तो वो क्या हुआ। तो जब 15 अप्रैल अप्रैल 1840, इस डेट में क्या हुआ, ये जो डेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, जिससे कि आप इसको याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या जो वास्तविक क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं और वहाँ पे डेट्स भी पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपको इसका ज्ञान होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा इस चीज़ को समझना और इस चीज़ के ऊपर काम करना। तो आइए देखते हैं इसके अंदर समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे आया, बैंक ऑफ बॉम्बे आया, जो आज के टाइम पे मुंबई के नाम से जाना जाता है, मुंबई जाना जाता है सिटी। तो ये बैंक ऑफ बॉम्बे था, इसकी स्थापना हुई थी इस डेट। जब इसकी स्थापना हो गई उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास आया 1 जुलाई 1 जुलाई 1843, यानी उसी के 3 साल के बाद बैंक ऑफ मद्रास। तो ये ईयर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ईयर्स कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और जब आपसे पूछा जाए तो आपको डेट्स का कंफर्मेशन पता हो। तो उसके बाद क्या हुआ जी, ये 3 बैंक हो चुके थे। अब हमारे पास बैंक ऑफ बंगाल था एक, दूसरा हमारे पास था बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा था हमारा बैंक ऑफ मद्रास। बाद में क्या किया गया, इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, और तीनों को मर्ज करके 27 जनवरी 1921 27 जनवरी 1921 को क्या किया गया, तीनों बैंकों को मिला दिया गया और इसको बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ, यानी तीनों बैंक जो थे उनको मिला के बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता। बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाने लगा। फिर क्या हुआ, जब तीनों बैंक मिल गए, जो बैंक ऑफ बंगाल के साथ मिले थे, और उसका नया नाम क्या आ गया, नया नाम यहाँ पे आया था हमारे पास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नया नाम हमारे पास क्या निकला, इन तीनों बैंक्स के मर्जर के बाद जब ये तीनों मर्ज हो गए तो हमारे पास नया नाम आ गया, इसको हम कहते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो जब हम 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था, और ये ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद यानी कि उस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारा आरबीआई था, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या किया कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंतर्गत 30 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1955 को इसका अधिग्रहण किया, और इसका नाम जो था वो क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ, इसका नाम कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से कुछ आपका जो पूरा इसका घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद हम जानते हैं कि अभी 5 जो स्टेट बैंक के सहायक बैंक्स थे उनका भी मर्जर हुआ है, और वो सारे बैंक्स भी हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिए गए हैं। जो चंद्रपुर, मैसूर, ये सारे जो स्टेट बैंक के थे इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। ये हुआ है घटनाक्रम 2017 में, जब आपके ये बैंक्स को मर्जिंग की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ये पूरी तो एक तरह की हिस्ट्री थी, जो बैंकिंग की मेजर हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं चले। उसके अलावा और भी जो बैंक्स होते हैं उनकी भी हिस्ट्री होती है। जो इंटरव्यू में जब आप कभी भी बैंकिंग के जाइएगा तो सबसे पहले आपको एक तैयारी करनी होती है। आप अपने जो डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, यानी कि जो आपका अपना फॉर्म है, डिटेल है, उसके बारे में सबसे पहले आपको पूरी जानकारी रखनी होती है कि हमारा जो भी बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, आपका इवन जो आपका नाम है उस नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, और इस सब के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होती है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसे घटना हुई है, हो सकता है वो आपसे कोई घटनाक्रम पूछ लें जो आपके साथ घटित हुआ हो, कोई लाइफ की ऐसी घटना पूछ लें। अगर मान लीजिए आपने कहा कि मेरे अंदर अ, आत्मविश्वास है, मेरे अंदर की ये हॉबी है, आप मेरे अंदर का ये कह सकते हैं कि एक गुण है कि मैं बहुत ही आत्मविश्वासी हूँ, तो वो आपसे कहेंगे कि आप कोई ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जो ये शो करती हो कि आपके पास, आपके अंदर ये गुण पाया जाता है। तो जो आप वो भी गुण बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो एक तो ये होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखिए अपने साथ। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिस बैंक के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका पीओ लेवल हो, चाहे वो आपका नॉन पीओ लेवल हो, यानी कि क्लर्क लेवल हो, तो उस बैंक से संबंधित जानकारी भी ज़रूर रखें। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया के लिए जा रहे हैं, स्टेट बैंक के लिए जा रहे हैं, या किसी भी बैंक के लिए जिसके लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उस बैंक से रिलेटेड जानकारी सारी अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर। आप अगर कहेंगे आपको कोई स्पेसिफिक बैंक की चाहिए, आप यहाँ पे हमारे पास चैट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स में आप हमारे पास मेंशन करिए, हम उस बैंक से रिलेटेड डिटेल आपको सारी की सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग जगहों पे होती है उसको एक्सट्रैक्ट करिए, अलग अलग जगहों से उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करिए। उसके करंट एमडी कौन है, उसके करंट मैनेजमेंट क्या है, उसके मैनेजमेंट की नियुक्ति कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके रखें, और उसके बेसिस पे आपका आपके पास एक पूरा ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा। जो ऑब्जर्वेशन होता है, जिसको कहते हैं, जो आपका साक्षात्कार होता है, उसके अंदर जो चेक करते हैं वो साथ साथ सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं चेक करते हैं, बल्कि वो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पर्सनाबिलिटी भी चेक करते हैं। क्योंकि नॉलेज तो आपकी ऑलरेडी एग्जाम में टेस्ट हो चुकी होती है, आप लिखित एग्जाम पास करके आए होते हैं, इसका मतलब आपके पास कैपेबिलिटी है, आपने ऑलरेडी उस चीज़ को पास किया। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे बच्चे और भी आए हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया, लेकिन आप उनसे किस तरह से डिफरेंट हैं, आप उससे किस प्रकार से भिन्न हैं, आपके अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो उन बच्चों में नहीं थी और आपके अंदर है। तो इन सारी चीज़ों का जजमेंट किया जाता है आपके इंटरव्यू के अंदर। और इस इंटरव्यू के लिए वो आपके साथ बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके बिहेवियर को समझेंगे, देखेंगे कि आप जो उनके कस्टमर्स होंगे, जो बैंक में कस्टमर्स आएँगे, आप उनको किस तरह से डील करेंगे, आप उनसे किस तरह से इंटरैक्ट हो सकते हैं। कोशिश ये करिए शांत रहें, बहुत ज़्यादा हाथ-पैर अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल रखें, कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। और जो आपको क्वेश्चन आता है, उसका आप प्रॉपर आंसर करिए। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आपको पास आंसर नहीं है, आप उसको उनको स्पष्ट रूप से बता दें कि ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो मैं इसको सर्च करके आपको, या इसको मैं इसकी जानकारी इकट्ठा करके मैं बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, उससे पहले एक छोटा-सा पॉइंट और आपको बता दूँ कि जो कभी-कभी ये क्वेश्चन आ भी जाता है आपका कि जो भारत में पहले कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो उसका सही उत्तर है ये 1881 ईस्वी में हुई, और इस बैंक का नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक के नाम से ये जाना जाता है। तो ये जो अवध कमर्शियल बैंक हुआ करता था, ये 1881 में उस समय के फैज़ाबाद के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता था, जो आज की डेट में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, अयोध्या। तो ये अभी का अयोध्या जो है, उस टाइम में इसकी स्थापना, तो दोनों ही आपके उत्तर सही हो सकते हैं। अगर आप चाहे जिस जो पूछा जा रहा है कि अवध में, फैज़ाबाद में या अयोध्या में, तो उसके हिसाब से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये उस टाइम पे स्थापना की गई थी, पहले वाणिज्यिक बैंक या जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है, उसकी भारत के अंदर। अब आइए बढ़ते हैं थोड़ा-सा इसी के अंदर, जैसे अभी हम जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, इंटरव्यू की बात कर रहे थे। तो उसके अंदर कई सारे बैंक के ऐसे टर्म्स हैं जो इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है वो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, जो आपके नॉर्मल आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें भी। इवन उसके अलावा कई बार ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मल सामान्य अध्ययन के से संबंधित भी होते हैं। तो ये आपके वहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले एक हम देखते हैं, पीओएस वर्ड आता है, पॉइंट ऑफ सेल्स जिसको हम कहते हैं।
पॉइंट्स ऑफ सेल। ये पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? जो आपकी छोटी छोटी मशीन्स होती हैं जिनको हम लोग कार्ड स्वैपिंग मशीन्स भी कहते हैं, तो ये वो मशीन्स होती हैं और उनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। और उन पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू आप अपने कार्ड स्वैप कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ये दुकानों में या आपके जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे लगाई जाती हैं, और वहाँ से ये बैंक से कनेक्टेड होती हैं, बैंक के खाते से कनेक्टेड होती है, और आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में से कट के जो भी आप जहाँ पे भी पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है बैंक रेट। यहाँ पे भी एक टर्म और आएगा बेस रेट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो बैंक रेट बेसिकली क्या होता है? इसके ऊपर जो आपका केंद्रीय बैंक होता है वो इसको निर्धारित करता है। ये जितने भी होते हैं सारे के सारे निर्धारण सबका आरबीआई करता है भारत के अंदर, यानी कि जो हमारा केंद्रीय बैंक है। जैसे अगर यूएस की बात की जाए तो वहाँ पे उनका फेडरल बैंक है, फेड बैंक पॉलिसी है, और इसकी समीक्षा होती रहती है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कभी कि क्या क्या उसका साइकिल होता है, कब किस तरह की समीक्षा होती है। कुछ देशों में इसको कटौती दर भी कहा जाता है, जो बैंक रेट होता है इसको। तो इससे क्या होता है कि आपका ये बैंक डिसाइड करता है कि हमारा ये बैंक रेट है, और इस रेट के ऊपर आपको मुद्रा या ऋण ऋण अगर आपको चाहिए होता है तो उस कंडीशन में आपको ये रेट डिफाइन होता है। यानी कि उस रेट के ऊपर आपको जो भी आपकी प्रतिभूतियां वगैरह बैंक में जमा है आरबीआई के पास, उसके बेसिस पे आपको ऋण देता है, यानी इसके बेस पे आपको लोन मिल सकता है बैंक। तो ये होता है हमारा बेसिक बैंक रेट। उसके बाद जो दूसरा टर्म एक और यूज होता है वो होता है रेपो रेट। ये भी इसी से रिलेटेड वर्ड है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब किसी भी बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से नकदी चाहिए होती है, जैसे हमारे पास बैंक है, हमारे पास कुछ ऋण चाहिए हमको, तो क्या होगा, हमें ये बैंक आरबीआई यानी कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है, वो केंद्रीय बैंक जब किसी भी बैंक को लोन देगा तो उसका जो रेट होगा वो हमारा कहलाता है रेपो। और इसी का एक और रेट होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि जब आप बैंक, यानी कोई भी बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करता है, तो उस परिस्थिति में जो उसको रिटर्न मिलता है वो आपका हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो नॉर्मली इसमें एक बेसिस पॉइंट कहलाते हैं ये, 0.25 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ये आपका 0.25 का डिफरेंस होगा इसके अंदर। जो अभी आरबीआई का जो पैटर्न चल रहा है उसके अंतर्गत उन्होंने 0.25 का डिफरेंस रख छोड़ा है के अंदर, कि अगर मान लीजिए ये आपका रेपो रेट है आपका 4.5%, तो रिवर्स रेपो रेट जो होगा वो आपका उससे 0.25% कम रहता है, यानी कि इससे थोड़ा कम होगा। और ये आपका रिवर्स रेपो रेट से कम होगा, यानी 0.25। अगर रेपो रेट आपका 0.5 है, 4.5 है, तो नॉर्मली इतना डिफरेंस रहता है। और ये समय समय पे परिवर्तित होता रहता है, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसके अनुसार चेंज होता रहता है। तो ये आप मंथली में एक बार एटलीस्ट जब भी रिवीजन आता है तो उस टाइम पे इसको, जो करंट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, उसको जरूर याद रखें कि क्या है। उसके बाद एक और आता है सीआरआर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम कहते हैं नकद नकद आरक्षित अनुपात। ये आरबीआई ने 4% के अराउंड रखा था। इसका कंसर्न क्या होता है? ये होता क्या है बेसिकली, ये आपको केंद्रीय बैंक यानी कि जो हमारा आरबीआई है, भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक है, तो किसी भी बैंक को अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए इतने परसेंट अपने
बैंक के टोटल वैल्यू जो वहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, जो अमाउंट वो यूज़ कर रहे हैं, उसका 4% उनको उनके पास केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित रखना। यानी कि इतना नकद आप जब बैंक के पास रखेंगे, तो तभी आप उससे संबंधित कार्य या उतना अमाउंट का आप कह सकते हो ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। यानी कि उतने अमाउंट के आप जो विभिन्न जो पैसे का लेन-देन होता है, वो सारा आप कर सकते हो। तो उसका 4% आपको आरबीआई के पास रखना होता है। यानी अगर मुझे 100 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन करना है, तो मुझे 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये 2014 में डिफाइन हुआ था, 4% उस टाइम पे होता है। इसकी समीक्षा इतनी अभी नहीं हुई है और इसका इतना परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर केंद्रीय बैंक को लगता है कि नकद की अनुपस्थिति हो रही है, मार्केट में कमी है, तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो आपका इसको चेंज करे। तो ये नॉर्मली चेंज नहीं होता है, ये आपका फिक्स है। उसके बाद एक हमारे पास टर्म यूज़ होता है आईएफएससी, जो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। आप सभी ने इसको यूज़ भी किया होगा, आईएफएससी के थ्रू ट्रांज़ैक्शन करना। आईएफएससी क्या होता है? ये आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये बेसिकली एक 11 डिजिट का कोड होता है और इस 11 डिजिट के कोड के अंदर भी कुछ 11 डिजिट जिसको हम कहते हैं, 11 डिजिट का कोड है। तो ये जो 11 कैरेक्टर्स या 11 अक्षर का कोड आता है, इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले जो 4 कैरेक्टर्स होंगे वो आपके बैंक का कोड होगा, यानी बैंक का नेम होगा। एसबीआई हो सकता है, आईसीआई हो सकता है, आईसीआईसीआई नहीं होगा, आप कभी भी देखेंगे आईसीआई होगा। यानी पहले 4 कैरेक्टर्स जो होंगे वो आपके बैंक का कोड होगा, 5th कैरेक्टर आपका इसका 0 होगा और उसके बाद के जो बचे हुए आपके कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 6 डिजिट जो होते हैं, वो आपकी बैंक की ब्रांच। तो बैंक की जो ब्रांच होती है वो आपकी रिप्रेजेंट की जाती है अंतिम 6 कैरेक्टर्स की। तो ये समझने वाली चीज़ है कि ये ध्यान रखिएगा कि आईएफएससी कोड कभी भी हो, कोई भी पहले 4 कैरेक्टर बैंक के होंगे, उसके बाद एक 0 होगा और उसके बाद के 6 कैरेक्टर जो होंगे वो आपके किसी भी बैंक की ब्रांच का रिप्रेजेंटेशन। और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं, यानी कि जो हमें पैसे ट्रांसफ़र करना होते हैं वो हम ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक के आईएफएससी कोड को यूज़ करते हैं। उस आईएफएससी कोड की सहायता से हम किसी भी बैंक में के खाते में पैसा भेज सकते हैं। इसके लिए यूज़ होता है दूसरा है, किसी में जो यूज़ क्या-क्या टर्म होते हैं वो हमारे हम समझ लेते हैं यहाँ पे। एक आपका एनईएफटी होता है। एनईएफटी नॉर्मली 1 लाख तक के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आरटीजीएस होता है, जो बड़े ट्रांज़ैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है और इसकी भी लिमिट या सीमा जो है वो समय-समय पे बदलती रहती है, तो आप इसको अ, देख सकते हैं। लेकिन ये 2 आपके प्राइमरी मेथड हैं। तीसरा आपका मेथड है जो यूज़ होता है वो हमारा है आईएमपीएस, जो बैंक डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे और भी कई सारे मेथड्स आ चुके हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेमेंट ऐप्स के थ्रू कर सकते हो, तो ये सारे आप कर तो सकते हैं इनको, मगर ये डायरेक्ट बैंकिंग मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट बैंकिंग मेथड है। जो डायरेक्ट बैंकिंग मेथड है वो ये आपके 3 हैं, जिसमें बैंक इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है, इस पेमेंट गेटवे के थ्रू, इस पेमेंट गेटवे के थ्रू या इस पेमेंट। यहाँ पे यूपीआई या अदर मेथड्स भी अवेलेबल हैं जो आपको आपको सपोर्ट करते हैं कि आप इनकी सहायता से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम जब बैंकिंग शब्दावली की बात कर रहे थे, तो हमने एक वर्ड बोला था कि बेस रेट, जिसको कहते हैं आधार दर। तो आधार दर क्या होती है? देखिए, बैंक रेट अलग था और ये अलग है। ये बेस रेट यानी आधार दर आपकी अलग है। आधार दर या बेस रेट हमारा जो क्या होता है कि ये आपके जितने भी बैंक होते हैं, वो एक बेस रेट डिफाइन करते हैं। यानी कोई भी उनका कितना भी इंपॉर्टेंट कस्टमर क्यों ना हो, मगर वो उसको उस रेट से कम पे लोन नहीं दे सकते। जैसे कि और ये हमेशा आपका रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी आपका बढ़ता जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये आपका घटता जाएगा। इससे अभी देखा आपने कि रिसेंट के टाइम में आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी की और बैंक्स ने भी क्या किया, अपने जो बेस रेट है यानी आधार दर है
उसके अंदर भी उन्होंने बढ़ोतरी कर दी, यानी जो होम लोन हमारा 7% के ऊपर मिल रहा था वो इस टाइम 8% तक पहुंच रहा है। तो ये क्या होता है, ये कैसे चलता है, ये आपके जो बेस रेट होता है उसके ऊपर ही बैंक डिसाइड करता है कि मुझे कितना भी महत्वपूर्ण मेरा कस्टमर हो, लेकिन इस बेस रेट से नीचे मुझे इसको रेंट नहीं देना। तो ये कहलाता है बेस रेट, और वो आपके डिफाइन करते हैं बैंक्स। बैंक डिफाइन करेगा बेस रेट और उसके बेस पे वो रेट देगा। उसके अलावा कुछ टर्म्स और हमारे यूज होते हैं, जैसे कि आईपीओ वगैरह आते हैं। तो आईपीओ के आने का क्या होता है कि जो आपकी कंपनीज होती हैं उनके लिए जो आपका इनिशियल पब्लिक इशू ऑफर होता है, यानी कि कोई भी शेयर जब लॉन्च हो रहा होता है, वो भी बैंकिंग का तो ये डायरेक्ट शब्द नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि आप इससे संबंधित है। तो इसके बारे में भी आप थोड़े बहुत ज्ञान रख सकते हैं कि आईपीओ वगैरह क्या होता है। उसके बाद एक हमारे पास आता है फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज, या जिसको हम कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो होता है हमारा, ये हमारे पास आ जाता है जब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको हम सिंपल कह सकते हैं डायरेक्ट फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जब कोई भी बाहर का एक्सटर्नल कंपनी या एक्सटर्नल एनआरआईज या हमारे जो भी जो इस देश में नहीं है, देश के नागरिक नहीं, या देश की जो कंपनियां नहीं है यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, वो हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। तो मोस्टली जो एमएनसीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जब वो हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं इस तरह का, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी एक हमारा समझने वाली चीज़ होती है। और एफडीआई का परसेंटेज अलग अलग होता है, किसी क्षेत्र में 51% होगा, किसी में 75% होगा, किसी में 100% होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम कभी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी बात करें, एक वीडियो बनाएं कि किस क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत सरकार के द्वारा संभव द्वारा परमिशन दी हुई है, या कह सकते हैं उसकी भारत सरकार ने उसके लिए अलाउ कर रखा है अदर कंपनीज को, यानी कि जो बाहर के विदेश निवेशक हैं उनके लिए क्या उनकी सीमा है जो निर्धारित की गई है। तो भी हम समझेंगे किसी अलग वीडियो में। उसके बाद हम देखते हैं, एक आता है हमारा कॉन्सेप्ट ब्लू चिप का। तो ब्लू चिप बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है। ब्लू चिप क्या होते हैं, जो आपकी टॉप लेवल की कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, या बिग बुल्स जिनको हम कहते हैं मार्केट के अंदर, उन कंपनियों के लिए ये ब्लू चिप वर्ड यूज़ किया जाता है। ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स होते हैं, तो उनको लिए भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट भी होता है। आप कभी भी किसी भी बैंक के इंटरव्यू में जा रहे हैं, या बैंकिंग शब्दावली में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि बैंक के खाते किस तरह के होते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, करंट बैंक अकाउंट होते हैं, उसके अलावा आपका डीमैट खाते होते हैं। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, इसको भी अ, आप थोड़ा सा इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाएँ। फिर हमारे पास आता है एक टर्म यूज़ होता है इसके अंदर, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क और एक उत्पाद शुल्क। तो सीमा शुल्क हमारा क्या होता है, ये हमारी जो कस्टम ड्यूटी जिसको हम कहते हैं, तो जो हम कोई भी कुछ भी आयात या निर्यात हो रहा होता है हमारे देश में, तो उसके ऊपर एक सीमा शुल्क निर्धारित है। और अगर आप कुछ भी बाहर से लेके आते हैं परचेज करके भारत के अंदर, तो उसके ऊपर सीमा शुल्क लागू होती है। सीमा शुल्क का अधिनियम लागू होगा और सीमा शुल्क आपको पे करना होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर सीमा शुल्क में छूट है, तो वहाँ पे आपको शुल्क नहीं पे करना होगा, सिर्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हमारे पास हम ये सामान बाहर से लेके आयात कर रहे हैं, या इस चीज़ को हम निर्यात कर रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर आपका सीमा शुल्क निर्धारित है, जिसमें ज़ीरो नहीं है, उनके ऊपर आपको सीमा शुल्क पे करना होता है, आयात और निर्यात। और जो हमारा उत्पाद शुल्क होता है, उत्पाद शुल्क क्या होता है, जब कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यानी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे उसका उसके उत्पादन पे जो शुल्क लगाया जाता है उसको हम कहते हैं उत्पाद शुल्क। यहाँ पे एक टर्म और यूज होता है जो कहलाता है हमारा मुद्रास्फीति, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये घटती और बढ़ती बढ़ती है।
तो मुद्रास्फीति जो होती है वो आपकी संबंधित जो भी देश की करेंसी होती है, यानी कि जो भी मुद्रा होती है, उससे संबंधित होती है, और उसके अगर वो गिरेगी तो मुद्रास्फीति आपकी बढ़ना या घटना उसके गिरने और उठने के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा, हमारी महँगाई बढ़ जाती है और हमारी महँगाई कम हो जाती है, यानी चीज़ों के दाम बढ़ जाएँगे या चीज़ों के दाम कम होने लगेंगे हमारे मुद्रास्फीति के अनुसार। यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होता है जो आपने कोविड-19 यानी कोरोना के टाइम में देख सुना था। वो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, इसको हम कहते हैं मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मोरेटोरियम क्या होता है? ये टर्म यूज़ किया गया था जब आपको कानूनी तरीके से, जैसे नॉर्मली जब हम कोई भी लोन लेते हैं, तो उस लोन के लिए हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है, जो हमारा बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है कि हमें इसको 10 किस्तों में या 12 किस्तों में इसको लोन को चुकाना है। लेकिन मोरेटोरियम वो पीरियड होता है जिसमें आपको कानूनी रूप से, यानी कि अगर आप नहीं चुका पाते तो बैंक हमारे ऊपर मुकदमा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कानूनी तौर पे छूट मिलती है कि आप उसको उतने समय के लिए स्टॉप कर दें या उतने समय के लिए रोक दें, लोन चुकाने को आपको छूट मिल जाती है। जैसे कि हमारे पास 3 महीने का टाइम मिला था शुरुआत में, जब कोविड-19 आया है मोरेटोरियम का, तो वहाँ के उस टाइम पे जो ब्याज वगैरह था वो आपका रोक दिया गया, और शुल्क में छूट दी गई आपको कि आप लोन को 3 महीने ना चुकाएँ। कुछ उसके ऊपर काफ़ी सारा कंट्रोवर्सीज़ भी आई थी कि ब्याज के साथ दिया जा रहा है, ब्याज क्यों लिया जा रहा है उस समय का, सही सीमा का। तो उसको उसका भी हम और डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था उसके अंदर मोरेटोरियम पीरियड में और क्या थी डिटेल। लेकिन ये मोरेटोरियम भी आपका टर्म काफ़ी ज़्यादा उसके बाद से पॉपुलर हो गया, यूज़ में आने लगा या पूछा जाने लगा। उसके अलावा एक्सचेंज रेट हमारा एक टर्म आता है यूज़, जो कि विनिमय दर जिसको हम कहते हैं। तो विनिमय दर जो होता है, विनिमय दर ये निर्धारित करती है कि आपकी उस करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है। जैसे कि अभी लगभग 83 रुपीज़ का 1 डॉलर हो रखा है इंडियन 83 रुपीज़ के बराबर है 1 यूएस डॉलर। तो ये क्या है? ये एक एक्सचेंज रेट है। ये किसी भी करेंसी के 2 करेंसीज़ के बीच में होता है कि अगर आपको एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलना है, तो उसके लिए क्या एक्सचेंज रेट आपको इस्तेमाल होना है। ये इस तरह के कोई काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, या बैंकिंग शब्दावली में जिसको हम कहते हैं, या आर्थिक शब्दावली में जो हमारे यूज़ होते हैं ये टर्म्स। इसके अलावा अगर आप कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, हमेशा आपको अपने आप को कूल रखना है, यानी कि एकदम शांत स्वभाव से जाइए, बैठिए। अगर आपको किसी बात पे हो सकता है आप सहमत ना भी हों इंटरव्यूअर की, लेकिन उसमें आपका आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इसका बहस कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। आप अपने विचार रखिए, उनके विचार को सहजता से सुनें, और उसका जो भी सहज आंसर है वो सहज रूप से दें। कभी भी आपको अ, असहज नहीं होना, ना ही ऐसी सिचुएशन पे आना है कि कोई को आपसे असहज करने की सिचुएशन आपके सामने आप परिस्थितियाँ दें। हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, एक जोक सुना दीजिए, कुछ चीज़ें, यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर्स इस तरह की चीज़ें भी पूछते हैं। यानी कि कोई आपने मूवी देखी है, उससे मूवी से आपने क्या प्रेरणा ली? तो कभी भी जब भी आप कोई भी आंसर दे रहे हों, हमेशा ब्लाइंडली आंसर मत दीजिए कि आपने बिना सोचे-समझे उस चीज़ का आंसर दे दिया। जैसे उन्होंने कहा कि आपने कोई मूवी देखी है, अब आपने उसके ऊपर कह दिया हाँ, मैंने एक मूवी देखी है, जो शायद आपने ना भी देखी हो। तो उस समय उससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर वो आपको, आप उसका उत्तर नहीं दे पाएँगे। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसमें मेरा क्या व्यक्तित्व परीक्षण हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो मूवी देखी थी उससे आपने उस क्या प्रेरणा ली? यानी आपने उसका क्या सदुपयोग किया? आप कितनी लगन से आपने उस चीज़ को देखा? अगर आप एन्जॉय भी कर रहे हैं तो आप उसको कितनी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ना व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होती हैं। तो अगर आप कोई ऐसी मूवी जिसके बारे में आपको पता है, जो आपने एक्चुअल में देखी हुई है, उससे आपने प्रेरणा ले रखी है, उसके बारे में आप बताएँगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई आगे क्वेश्चन आता है तो वो आप आसानी से उत्तर दे दें। और अगर नहीं आता है तो आप सिंपल मना कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का नहीं आंसर पता है। मैं शायद, अगर कोई भी जैसे आपके बैंक से संबंधित आया, या कोई ऐसा आंसर जो आपको पता होना चाहिए बट नहीं पता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे नहीं। कोशिश ये करें कि आपके पास जो घटना घटित हो रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उससे संबंधित पूरी जानकारी इकट्ठी करें। आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे आप किसी जिस भी परिक्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। जो बैंक है, बैंक सेक्टर के अंदर क्या-क्या जानकारी है, उसकी जानकारी को इकट्ठा करें। उसके बाद आप आसानी से इंटरव्यू बीट कर ले जाएँ।
तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे किसी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप उनको चैट बॉक्स में डालें, हम क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि आपको वहीं पे दे दें, या अगर कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वीडियो के साथ आपको उसका उत्तर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।